आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है इंजीनियर्स गेटवे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास में लेकर आए हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ पॉलीगन, मूवमेंट, कपल, लामीज थ्योरम एंड वेरिग्नान थ्योरम। आज ये सभी टॉपिक हम आपको क्लियर कराएंगे एक एक करके। ये आपका लेक्चर नंबर 9 है, यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 9 अभी चल रहा है। आज सबसे पहले देखिए मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? देखिए बच्चों, लॉ ऑफ ट्राइंगल जो है आपका, जैसे आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स में क्या था कि अगर एक पॉइंट पर दो फोर्स लगे हुए होते हैं तब हम उनका रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से लॉ ऑफ ट्राइंगल में भी अगर एक पॉइंट पर आपके दो फोर्स लगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पर यहाँ पर दो फोर्स लगे हुए हैं पी और क्यू। क्लियर है? एक पॉइंट पर दो फोर्स लगे हैं पी और क्यू और हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल से भी हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। लॉ ऑफ ट्राइंगल कह क्या रहा है? तो देखिए लॉ ऑफ ट्राइंगल कह रहा है आपका, व्हेन टू फोर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल विद द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी अगर दो फोर्स आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे? टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, जैसे कि ट्राइंगल की दो साइड होती हैं। क्लियर है? विद द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और जिनकी डायरेक्शन सेम हो, यानी एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगे हो, देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। तो तब इसका जो रिजल्टेंट होगा दोनों फोर्स का, वो किसके इक्वल होगा? वो ट्राइंगल की तीसरी साइड के इक्वल होगा, ठीक है नहीं। लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होगी वो उन दोनों फोर्स की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। जैसे कि देखते हैं, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, देखिए ओ पॉइंट से एक फोर्स लगा है पी आपका, और थीटा एंगल पर, जो ये थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल पर आपका एक फोर्स लगा है क्यू। अब इन दोनों फोर्स का हमें रिजल्टेंट निकालना है। देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, पॉइंट से बाहर की ओर डायरेक्शन है। तो सबसे पहले देखिए एक एग्जांपल में मान लेता हूं। जैसे आप ये मान ले कि जो पी फोर्स है, पी की वैल्यू है आपकी 40 न्यूटन, ठीक है। और जो क्यू फोर्स है, क्यू है आपका 50 न्यूटन। क्लियर है? देखिए ग्राफिकल मेथड है, जो लॉ ऑफ ट्राइंगल है ये आपका एक तरह का ग्राफिकल मेथड है। अब मुझे पता है पी और जो क्यू है वो 40 और 50 न्यूटन है, और उनके जो बीच का एंगल है थीटा, वो 60 डिग्री है। कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मान लिया, ठीक है नहीं। अब ग्राफिकल मेथड में आपको पता है सबसे पहले जो काम करते हैं वो करते हैं स्केल का। मैंने मान लिया कि जो आपका 10 न्यूटन है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। देखिए एग्जाम्पल से आप अच्छे से स्टेटमेंट समझ जाएंगे कि किस तरह से लॉ ऑफ ट्राइंगल में हम रिजल्टेंट निकालते हैं। अब आप देखिए, जब 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया, तो आपको जो पी है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर के। और क्यू कितने सेंटीमीटर के हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, आप देख रहे होंगे कि जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट है ओ से ए, ये जो ओ से ए हमने बनाया इस तरह से, ये हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। ये किसके इक्वल है? पी के, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, ओ पॉइंट से लेके ए तक आपकी 4 सेंटीमीटर की लाइन किसे शो कर रही है? पी को। क्लियर है? स्केल रखी, स्केल से 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची। अब आपको पता है कि जो क्यू फोर्स है आपका, क्यू फोर्स थीटा एंगल बना रहा है पी से, यानी थीटा मैंने 60 माना है। तो जहां पर आपका ए पॉइंट आया, यानी जहां पर आपका पी फोर्स खत्म हुआ, वहां पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपने क्या किया? आपने एक दूसरी लाइन बनाई, कितने की? 5 सेंटीमीटर की। कितनी? 5 सेंटीमीटर। देखिए ये पी आ गया आपका, ये आपका यहाँ पर इसने क्यू बना दिया थीटा एंगल पर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ माना था क्यू आपका 50 न्यूटन है, तो आपका कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर ड्रा कर दी, ठीक। डायरेक्शन दोनों की बाहर की ओर रहेगी। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट क्या कह रहा है? इनका रिजल्टेंट लॉ ऑफ ट्राइंगल ये कह रहा है कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट ट्राइंगल की दूसरी साइड, तीसरी साइड होगी। तीसरी साइड मतलब इस पहले पॉइंट को, ओ को, इस लास्ट पॉइंट से मिला दें आप, ठीक है ना।
तो ये बन गया ना ट्राइंगल। अब तो जो ट्राइंगल बना, ये जो साइड आई आपकी, ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट। अभी रिजल्टेंट की वैल्यू निकलेगी कैसे भाई? एक तो सबसे पहली बात तो देखिए, इसकी डायरेक्शन इधर से गई, फिर इसकी डायरेक्शन ये आ गई, ठीक है ना। अब इसकी डायरेक्शन कैसी आनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन आएगी इस तरह से, ठीक है। ये यहीं की ही ऐसे नहीं घूमेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है नहीं। आर की जो डायरेक्शन होगी वो पी और क्यू के अपोजिट होगी। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट आर। अब इस आर की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये तो आ गया आपका ओ ए, ये ओ ए बी आपका, ठीक है ना। अब ओ से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है, ओ से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस होगी, इसे स्केल से मेजर कर लेंगे। स्केल रखेंगे, स्केल से देखा कि मैंने मान लिया 7 सेंटीमीटर आ गया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, वो तो आप मेजर कर लेंगे। मान लिया आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। अब आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने न्यूटन है, 1 सेंटीमीटर में 10 न्यूटन है। तो 7 सेंटीमीटर में कितने न्यूटन होंगे, 7 × 10, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 70 न्यूटन आ गई। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ ट्राइंगल से एक पॉइंट पर लगने वाले दो फोर्स का रिजल्टेंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आशा करता हूँ बच्चों आपको लॉ ऑफ ट्राइंगल समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ कि जब एक पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो, सेम का मतलब होता है पॉइंट से बाहर की ओर हो, क्लियर है नहीं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उस ट्राइंगल की तीसरी भुजा के तीसरी साइड के इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। क्लियर? अब जो मैंने आपको बता भी दिया कि भाई ग्राफिकल मेथड से हम इसे सोल्व कैसे करते हैं। अब लॉ ऑफ ट्राइंगल के बाद हम चलते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन पर। किस पर चलते हैं जी? लॉ ऑफ पॉलीगन। देखिए ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे लॉ ऑफ ट्राइंगल है, लेकिन लॉ ऑफ ट्राइंगल में लिमिट है। लॉ ऑफ ट्राइंगल में ये लिमिट है कि एक पॉइंट पर दो ही फोर्स काम करेंगे, तभी जाके आप लॉ ऑफ ट्राइंगल लगा सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ पॉलीगन में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लॉ ऑफ पॉलीगन में आपके एक पॉइंट पर दो फोर्स भी हो सकते हैं, 3 भी, 4, 5, 6, 7, कितने भी फोर्स हो सकते हैं। पॉलीगन का मतलब ही यही होता है, ठीक है नहीं, कि अगर दो फोर्स हो गए तो ट्राइंगल बन जाएगा, 3 फोर्स बनेंगे तो क्या बनेगा, अगर 3 फोर्स होंगे तो आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर है नहीं? इस तरह से जितने भी फोर्स होंगे आपका जो है पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड पॉलीगन की बढ़ती चली जाएंगी। सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट कि लॉ ऑफ पॉलीगन कह क्या रहा है। देखिए लॉ ऑफ पॉलीगन ये कह रहा है, इफ एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, यानी एनी नंबर का मतलब कितने भी नंबर हो सकते हैं फोर्स के, जैसे मैंने बताया 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी फोर्स हो सकते हैं, ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। कोप्लेनर कॉन्करेंट का मतलब जो एक ही प्लेन में लगे हों और एक ही पॉइंट पर लगे हों। जैसे आप यहाँ पर ये पॉइंट दे सकते हैं O, इस O पॉइंट पर आपके फोर्स लगे हैं कितने, एक F1, एक F2, एक F3, एक F4, एक F5। क्लियर है? 5 फोर्स लगे हैं, F1, F2, F3, F4 और F5। कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ए पॉलीगन। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे के सारे फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से किसी पॉलीगन की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि वो पॉलीगन में, जैसे आपने जो स्टेटमेंट दिया था लॉ ऑफ ट्राइंगल का, कि लॉ ऑफ ट्राइंगल में आपने लिखा था ट्राइंगल, यहाँ ट्राइंगल की जगह पॉलीगन आ जाएगा, बस वो सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है ना। बाय द साइड ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, देन टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे ग्राफिकल मेथड से, तो सबसे पहले F1 को लेंगे, फिर F2 को लेंगे, फिर F3 को, फिर F4 को, F5 को। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले F1 ले लिया, फिर हमने F5 ले लिया, फिर F4 ले लिया। ऑर्डर को हम चेंज नहीं करेंगे, ऑर्डर आपका सेम रहेगा। क्लियर है? इसीलिए इसने कहा है टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। जैसे कि ट्राइंगल में जो उसकी थर्ड साइड थी वो उसका रिजल्टेंट था, ऐसे ही पॉलीगन में जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट आएगा और जो आपका लास्ट पॉइंट आएगा, उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो साइड होगी वो उसका रिजल्टेंट होगी, लेकिन डायरेक्शन इसमें भी हमें अपोजिट लेनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा सभी।
जैसे ये आपका F1 है, F1 मैंने मान लिया आपका 10 न्यूटन, ठीक है। F2 मैंने मान लिया जी आपका 15 न्यूटन, F3 मैंने मान लिया जी आपका 20 न्यूटन, ठीक है। फिर ये F4 जो है ये मैंने फिर 10 न्यूटन मान लिया, और F5 आपका कितना मान लिया 15 न्यूटन, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला मैंने मान लिया 30, ये वाला इन दोनों के बीच का मान लिया 60, फिर ये जो है आपका ये मैंने मान लिया 45, फिर ये वाला मान लिया हमने 30, और फिर ये वाला मान लिया हमने इधर से इधर जो है लगभग हमने 75 मान लिया। कितने भी हो सकते हैं, देखिए ये एंगल कितना भी हो सकता है, देखिए जरूरी नहीं है कि आप जो जोड़ेंगे कि भाई तो 360 ही नहीं हो रहा, अगर मैं सारा जोड़ दूंगा, ठीक है, नहीं तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया, ठीक है, नहीं कितने भी हो सकते हैं ये एंगल। अब देखिए आपको करना क्या है इसमें, आपको सबसे पहले स्केल माननी है। स्केल हमने मान ली कि आपकी जो स्केल है वो कितनी है जी, वो है 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो F1 कितना है आपका, F1 है आपका 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का मतलब कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए जो इधर वाला डायग्राम बन रहा है, आपने क्या किया, आपने O से लेकर A तक, ये जो O से A तक आ रही है ये F1 की लाइन है, ये 2 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रा कर दी, ठीक है। अब इसके बाद F1 से कितना एंगल बन रहा है, 30, ठीक है। तो F1 से आपने क्या करा, इसे आगे बढ़ाया इस तरह से, यहाँ पर 30 का एंगल बनाते हुए ये F2 ड्रॉ किया, ये F2 नजर आ रहा है आपको, ये F2 ड्रॉ किया, F2 की लाइन कितनी आएगी, 3 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद आपको पता है F2 से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है F3, तो इस F2 को आपने आगे बढ़ाया इस तरह से, F2 को आगे डैश डैश करके बढ़ाया, और ये एंगल बनाया आपने 60 डिग्री का, और यहाँ पर ये F3 को ड्रा कर दिया। F3 किसके इक्वल होगा जी, F3 आपका 20 न्यूटन, 4 सेंटीमीटर की लाइन आपने बना दी B से लेकर C तक, ये C पॉइंट आ गया। अब C को डैश डैश करके आगे बढ़ाया, आपको पता है कि C से जो आपका F3 है, F3 से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे भाई, ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए F4 ड्रा किया। F4 कितना होगा आपका 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक C से लेकर D तक किया आपने। फिर उसके बाद आपको पता है कि F4 से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, F4 से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये जो 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए कितनी लाइन खींचेंगे, F5 कितना बना रहा है, 15 न्यूटन, यानी ये बनाई आपने यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, ये जो आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब ये जो E पॉइंट आ गया आपका, E पॉइंट आ गया आपका, और ये आपका O पॉइंट, अब तो सारे के सारे फोर्स का बन गया, यानी ये जो वो तो हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, E हो गया आपका फाइनल पॉइंट। तो इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट R, ठीक है। तो जैसे लाभ ट्राइंगल का बनाया था बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे सेम, ठीक है। नहीं सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर एक समझा देता हूँ आपको, पॉइंट लेंगे O पॉइंट से हमने ड्रा किया, ये O है, ठीक है। ये A पॉइंट आ गया आपका, A पॉइंट थोड़ा इधर लिख लेंगे, ये आपका आ गया A पॉइंट। तो OA किसके इक्वल है, OA इक्वल है आपके F1 के। F1 की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का मतलब 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम डैश डैश करके लाइन ऐसे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि F1 से दूसरा जो फोर्स है, अगला जो फोर्स है ऑर्डर में, F2 वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो मैंने ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पर F2 को ड्रॉ किया, ठीक है। नहीं तो ये आ गया आपका F2। अब F2 से जो आपका फोर्स बन रहा है, F2 की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, F2 है आपका 15 सेंटीमीटर, यानी आ जाएगा 3 सेंटीमीटर की लाइन। F2 से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन बनेगी आपकी ये, ठीक है। ये कितनी आएगी, ये भी आपका कितना है, 20 न्यूटन, यानी 4 सेंटीमीटर। ये आपने लगभग 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी यहाँ पर। फिर यहाँ से डैश डैश करके आपको पता है F3 से कितना, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यहाँ से मैंने 45 डिग्री का एंगल बनाया इस तरह से, ये 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा यहाँ से, ये आपका आ गया F4, ठीक है। कितना आ गया जी आपका, ये F4 आ गया। F4 कितना है, 10 न्यूटन, यानी 2 सेंटीमीटर की लाइन आ गई यहाँ से। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैंने यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये मैंने क्या बना दिया जी, F5 बना दिया, ठीक है। ये कितना होगा F5, 15 न्यूटन, यानी 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे।
और ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा आपका 30 डिग्री। अब देखिए ये तो था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था फाइनल पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे और डायरेक्शन आएगी अपोजिट। देखिए ये F1 की डायरेक्शन, ये F2 की, ये F3 की, ये F4 की, ये F5 की, लेकिन डायरेक्शन अब अपोजिट आएगी जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिलाएगा। अब मैं यहाँ देख लूँगा जो ये O से लेकर यहाँ तक, यानी A, ये आ गया पॉइंट B, ये आ गया C, ये आ गया D, ये आ गया E। O से लेकर E तक जो डिस्टेंस होगी उसे मेजर करेंगे। मान लिया OE आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने न्यूटन है, 5। तो यानी 1 इंटू 4 इंटू 5 कितना जाएगा, यह जाएगा आपका 20 न्यूटन। OE किसके इक्वल है, R के। तो आपका रिजल्टेंट कितना आ गया जी, 20 न्यूटन आ गया। तो इस तरह से आप लॉ ऑफ पॉलीगन से भी रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा लॉ ऑफ पॉलीगन में कि अगर एक पॉइंट पर एनी नंबर ऑफ फोर्स लगे हैं तो उस, और वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड ऑफ पॉलीगन को। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइड ऑफ पॉलीगन को। तो उस केस में जो आपका रिजल्टेंट होगा वो पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी, जो पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी उसके इक्वल होगा। लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा भाई आप सबसे पहले कि किस किस तरह से हमें इसे सोल्व करना है। मैंने सारा फंडा आपको बता दिया। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल और लॉ ऑफ पॉलीगन दोनों आपके एक जैसे ही हैं, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। दोनों का स्टेटमेंट लगभग एक जैसा है। बस फर्क सिर्फ यह है कि लॉ ऑफ ट्राइंगल में केवल और केवल एक पॉइंट पर 2 फोर्स काम करेंगे और लॉ ऑफ पॉलीगन में कितने भी फोर्स हो सकते हैं। तो ये दोनों आपकी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है जी आपका मूवमेंट। ठीक है भाई, देखिए मूवमेंट की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी अभी आगे। आगे हम नॉन कॉन्करेंट का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तब जरूरत पड़ेगी इसकी। तो मूवमेंट क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा आघूर्ण। आपने क्या पढ़ा होगा, आघूर्ण पढ़ा होगा। ठीक है नहीं, मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट को आघूर्ण भी कहते हैं। देखिए मूवमेंट आपका होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एक, इसका फॉर्मूला क्या है। मूवमेंट है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है जी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा जी आपका मूवमेंट। क्लियर है। तो देखिए ए मूवमेंट है क्या, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ए मूवमेंट इज ए मेजर ऑफ रोटेशन अबाउट ए पॉइंट। मूवमेंट किसे शो कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन होता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन होता है, रोटेशन आपका इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसमें भी। ये डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज आ गई, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज आ गई। तो मूवमेंट क्या है आपका, मूवमेंट इज ए मेजर ऑफ रोटेशन अबाउट ए पॉइंट। मूवमेंट आपका क्या होगा, रोटेशन होगा। क्लियर है नहीं, किसका, किसी भी पॉइंट के अबाउट। अब देखिए द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेशन करा रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, उस पॉइंट के अबाउट आपका जो फोर्स होगा और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उस पॉइंट से, वो आपका मूवमेंट कहलाएगा। ये वाला जो पहले फॉर्मूला आपको लिखवाया है कि मूवमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है भाई। दूसरी बात यह है कि मूवमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें देखिए ए मूवमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मूवमेंट क्या रखता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रखता है। यानी मूवमेंट की मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। ठीक है नहीं, और डायरेक्शन किसकी होती है, वेक्टर क्वांटिटी की। और एक चीज का ध्यान रखेगा कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा किसके इक्वल होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट के। ठीक है नहीं, एक सिस्टम में जितने भी फोर्स लगे हुए होंगे, ठीक है नहीं, आप उसमें क्या करेंगे, आप जब उसमें ये जो आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन की। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे आपको एक डायग्राम यहाँ पर नजर आ रहा होगा, एक पॉइंट ये है, जो पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट से डी डिस्टेंस पर कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है,
एक एफ फोर्स काम कर रहा है। तो ये जो एफ फोर्स होगा, इस एफ का मोमेंट किसके अबाउट, ये जो ओ पॉइंट है, ओ के अबाउट कितना होगा, कितना होगा, यानी एम ओ, मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी एम ओ आ गया आपका एफ इंटू डी। क्लियर है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मूवमेंट आपका क्या आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। क्लियर है, आगे जैसे हम सोल्व करेंगे आपको समझ में भी आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मूवमेंट आपका क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स में। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे और जो आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसे हम निगेटिव लेंगे। क्लॉकवाइज और पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज का देखिए कैसे पता चलता है, जैसे मैंने इस एफ फोर्स का मूवमेंट लिया तो ये एफ फोर्स का मूवमेंट किसके अबाउट लिया, ओ के, तो ये ओ के पास किस तरह से घूमेगा, किस तरह से टर्न करेगा, इस तरह से। ठीक है नहीं, ये यहीं से ही इस तरह से ओ पॉइंट के पास टर्न कर जाएगा। तो ये जो आपको एरो जो शो कर रही है, ये एरो क्या शो कर रही है कि ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लियर है नहीं, तो इसे हम क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा आप कि हमेशा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। कुछ बुक्स में ऐसा भी है कि हमने क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर क्लॉकवाइज प्लस लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज माइनस लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेंगे। क्लियर है नहीं, ये ध्यान रखना है। और अगर कोई पूछे आपके कि मूवमेंट क्या है, तो मूवमेंट है आपकी टेंडेंसी ऑफ फोर्स ऑफ रोटेशन, यानी किसी भी फोर्स की वो टेंडेंसी जो किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। क्लियर है नहीं, रोटेट मतलब वो घूमेगा या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया जी आपका मूवमेंट। अब बात करते हैं, देखिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पर जो है आपको जो है, एक तो ये देखिए 2500 न्यूटन का लोड लगा है, एक ये 5000 न्यूटन का लोड लगा है बी और सी पॉइंट पर। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि ए से बी तक की दूरी कितनी है, 1 मीटर, बी से सी तक की दूरी है 6 मीटर, और सी से डी तक की दूरी है 3 मीटर। ठीक है नहीं, तो मान लिया मुझे मूवमेंट लेना है ए के अबाउट, किसके अबाउट लेना है जी, ए के अबाउट मूवमेंट लेना है। देखिए यहाँ पर ए पॉइंट भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। मैंने भी ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लिया। मैं दोनों आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए अगर मैं ए के अबाउट लूँगा तो क्या होगा, डी के अबाउट लूँगा तो क्या होगा। ठीक है, तो जब मैं ए के अबाउट मूवमेंट लूँगा, आप देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम में कितने फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो ये R1, एक ये 2500 न्यूटन, एक 5000 न्यूटन और एक ये R2, यानी 4 फोर्स है। तो जब हम मूवमेंट लेंगे तो चारों फोर्स का लेंगे, किसका लेंगे, चारों फोर्स का लेंगे सिस्टम में। तो चारों फोर्स का मूवमेंट कैसे आएगा, देखिए आप यहाँ पर समझिएगा। अब जैसे ए पॉइंट के जब मैं अबाउट मूवमेंट ले रहा हूं तो मुझे पता है मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देखेंगे कि जो R1 जो फोर्स है, इस R1 की इस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0 0 हो गया ना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का देखिए सीधा मतलब ये होता है कि अगर आपका फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस आएगी हॉरिजॉन्टल, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये फोर्स हो जाएगा। और आपका फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल है तो आपकी फिर डिस्टेंस आएगी वर्टिकल। ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। ठीक है नहीं, कि आपका जो डिस्टेंस और फोर्स होगा वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तभी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। तो देखिए ये R1 कैसा है आपका, R1 आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है नहीं, अब ये परपेंडिकुलर किसके है, ए के। तो ए से इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, 0, क्योंकि तो ए पॉइंट पर ही काम कर रहा है। जब आपका R1 ए ही पॉइंट पर काम कर रहा है तो ए से उसकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो R1 का जो मूवमेंट आएगा वो 0 आएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस पॉइंट के अबाउट मैं मूवमेंट लूंगा, जिस पॉइंट के अबाउट मैं मूवमेंट लूंगा, उस पॉइंट पर जितने भी फोर्स काम कर रहे होंगे उनका मूवमेंट ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो R1 का मूवमेंट तो हो गया 0। अभी जो 2500 न्यूटन है, ये 2500 न्यूटन कैसा है, ये 2500 न्यूटन जो फोर्स लगा है, इसकी ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये 1 मीटर।
और ये कैसे जाएगा ए के पास, इस तरह से देखिए, यहीं की यहीं ऐसे घूम जाएगा। ये डायरेक्शन किसकी है, क्लॉकवाइज, तो इसका मोमेंट आ जाएगा आपका 2500 यूनिट इंटू 1। ठीक है भाई, ये आ गया ये आपका मूवमेंट, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये प्लस का आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 5000 न्यूटन पर। इस 5000 न्यूटन की ए से डिस्टेंस कितनी है, देखिए 1 और 6, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, 7 हो गई। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 7 हो गई ए से सी तक की डिस्टेंस 7 मीटर, और फोर्स है 5000 न्यूटन। ये भी जब रोटेट करेगा तो इस तरह से रोटेट करेगा ये पॉइंट के अबाउट, तो ये भी क्लॉकवाइज आ गया, तो ये आ गया आपका प्लस 5000 इंटू 7। क्लियर है। अब बचा आपका ये R2, ये इस R2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ऐसे 1 और 6 7 और 3 10, और ये कैसे रोटेट करेगा, इसकी एरो ऊपर की ओर जा रही है, देखिए ऊपर की ओर जा रही है, तो यहीं की यहीं पर ये इस तरह से रोटेट कर जाएगा, ये करेगा इस तरह से रोटेट। तो ये वाली डायरेक्शन कैसी है, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आ जाएगा माइनस का आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, R2 इंटू 10। इस तरह से ये आपका ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं डी के अबाउट मूवमेंट लेता, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, ये आपका डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट के अबाउट जब मूवमेंट लूंगा तो जो R2 है, इस R2 का मूवमेंट ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी भी मैंने बताया था कि जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे उस पॉइंट पर जितने भी फोर्स काम कर रहे होंगे, एक्ट कर रहे होंगे, उनका मूवमेंट ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर D2 का मूवमेंट कितना हो गया, इसका R2 का 0। अभी जो 5000 न्यूटन है, 5000 न्यूटन कैसे रोटेट करेगा, देखिए ये एरो है आपकी, ये एरो यहीं की है डी की ओर ऐसे घूम जाएगी। ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है जी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और डी से 5000 की दूरी कितनी है, 3 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 5000 इंटू 3। क्लियर है। फिर ये जो है 2500 न्यूटन का जो फोर्स है, ये भी ऐसे ही घूम जाएगा यहाँ पर डी की ओर, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी से बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि मैं डी के अबाउट ले रहा हूँ तो सारी डिस्टेंस डी से ही मेजर होंगी, तो डी से इसकी दूरी कितनी है, 9 मीटर है, और ये भी कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी 2500 इंटू 9 आ गया जी। ठीक है नहीं। उसके बाद बचा ये आपका ए पॉइंट पर लगा है R1 की टेंडेंसी कैसे होगी, R1 की एरो ऊपर है तो उस तरह से घूम जाएगा डी की तरफ। ठीक है नहीं, यानी क्लॉकवाइज जा रहा है, और R1 की डी से डिस्टेंस कितनी हो गई जी, ये हो गई 10, तो ये इस तरह से निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि जो फोर्स की एरो लगी है वो उसी एरो की डायरेक्शन में सीधा का सीधा वहीं घूम जाएगा जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और डायरेक्शन का मैंने आपको बता दिया, अगर फोर्स आपका कैसा होगा, फोर्स आपका जो है वाई एक्सिस पर काम करेगा, लंबवत काम करेगा, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, हॉरिजॉन्टली जाएगी। ठीक है नहीं। और अगर आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहा है तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो वर्टिकली आएगी। ठीक है, क्योंकि हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो मूवमेंट आपकी समझ में आ गया होगा। मूवमेंट के बाद हम बात करते हैं कपल की। देखिए कपल का मतलब होता है जोड़ा, कपल का मतलब क्या होता है, जोड़ा, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है नहीं, कि कपल किसे कहते हैं, जोड़े को कहते हैं। ठीक है, तो कपल भी एक तरह का मूवमेंट है, कपल भी क्या है आपका, एक तरह का मूवमेंट है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक फोर्स का जोड़ा काम करेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे एफ फोर्स और ये एफ फोर्स, दोनों एक जोड़ा काम कर रहा है। ठीक है नहीं। कपल में क्या होगा, दो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स इक्वल होंगे, जो जोड़े के दोनों फोर्स होंगे वो इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है नहीं, दो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहे होंगे, और उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगी। जैसे यहाँ पर डी डिस्टेंस आपको नजर आ रही है, ये दोनों फोर्स आपके कोलिनियर नहीं होंगे। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में काम नहीं करेंगे, इनकी लाइन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगी। ठीक है नहीं, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों इस तरह से कपल बनाएंगे। ठीक है नहीं, क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ए कपल कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल फोर्स डेट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कपल क्या है भाई आपका, कपल के अंदर कितने फोर्स होंगे, टू पैरेलल फोर्स होंगे। कितने होंगे, टू पैरेलल फोर्स होंगे, डेट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड डू नॉट शेयर ए लाइन ऑफ एक्शन। जो मैंने बताया था आपको,
दो पैरेलल फोर्स होंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है एफ के फोर्स के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, और डू नॉट शेयर ए लाइन ऑफ एक्शन, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं होगी। जब लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं होगी तो सीधी सी बात है उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगी। क्लियर है? अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल इज जीरो, हमेशा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा कपल का जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए एक फोर्स तो ऊपर काम कर रहा है, एक फोर्स नीचे, तो एफ, ये एफ, तो ये एफ तो आ गया पॉजिटिव, ये आ गया निगेटिव, क्योंकि वाई की अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस होती है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे इनका अलजेब्रिक सम कितना आएगा? हमेशा जीरो आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा कपल का जो रिजल्टेंट फोर्स आता है वो हमेशा जीरो आएगा। ठीक है नहीं, बट द रिजल्टेंट ऑफ कपल इज नॉट जीरो, इट इज ए प्योर मूवमेंट। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसका रिजल्टेंट जीरो है, क्योंकि रिजल्टेंट के अंदर आपका फोर्स भी आता है और मूवमेंट भी आता है, दो चीजें आती हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है लेकिन रिजल्टेंट मूवमेंट जीरो नहीं होगा इसका। इसकी जो टेंडेंसी होती है कपल की, मूवमेंट की टेंडेंसी होती है। किसकी टेंडेंसी होती है? मूवमेंट की, प्योर मूवमेंट होता है ये। ठीक है नहीं, तो ये प्योर मूवमेंट होता है, ये किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है नहीं, ये ध्यान रखिएगा कपल क्या करेगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। क्लियर नहीं? और जो उनकी बीच की डिस्टेंस है, जो आपको उनके बीच की डिस्टेंस नजर आ रही होगी वो क्या होगी? देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स इज नोन एज आर्म और लीवर ऑफ द कपल। ये जो डी डिस्टेंस है, इस डी डिस्टेंस को या तो आर्म कहूंगा मैं या कहूंगा लीवर ऑफ कपल। ठीक है, तो इतनी चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा देखिए मैं आपको और बता देता हूँ इसी के बारे में, कपल के बारे में ही, कि इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। देखिए जब भी इसका मूवमेंट निकालेंगे कपल का, इसका मूवमेंट आएगा एफ इंटू डी, हमेशा एफ इंटू डी आएगा इसका मूवमेंट, ये ध्यान रखिएगा। कैसे? देखिए अगर मैं ये मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर मैं ए पॉइंट के बाद मूवमेंट निकालूं तो इस एफ का तो मूवमेंट जीरो हो जाएगा, मूवमेंट क्या बचेगा? ये वाला एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ठीक, और अगर मैं बी पॉइंट के बाद मूवमेंट निकालूंगा तो इस एफ फोर्स का मूवमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि इसी पॉइंट पर काम कर रहा है। ठीक है नहीं, तो इसका मूवमेंट कितना आएगा? एफ इंटू डी। या कहीं मिडिल पॉइंट पे भी आप अगर आप लेंगे, अगर मैं मान ले मिडिल पॉइंट ये मान ले मैंने सी, जो बीचों बीच है, यानी ये वाली ए से डिस्टेंस डी बाई टू, सी से डिस्टेंस डी बाई टू, अगर मैं सी के अबाउट मूवमेंट ले लूँ तो जब सी के अबाउट मूवमेंट लेंगे एम सी, तो कितना आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा एफ, इस तरह से घूमेगा ये। ठीक है नहीं, क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? डी बाई टू, यानी एफ इंटू डी बाई टू, प्लस ये जो डी एफ है ये भी ऐसे ही घूमेगा क्लॉकवाइज, और सी से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? डी बाई टू, एफ इंटू डी बाई टू, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? एफ इंटू डी के। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट लेंगे इस सिस्टम में, तो इसका मूवमेंट हमेशा कितना आएगा? एफ इंटू डी आएगा। कितना आएगा जी? एफ इंटू डी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कपल का मूवमेंट क्या होता है, कपल का मूवमेंट होता है कि जो आपके दो इक्वल फोर्स है उनमें से एक फोर्स लेंगे और उसकी उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे आपका क्या निकल जाएगा? कपल का मूवमेंट निकल जाएगा। ध्यान रहेगी भी बात। तो ये हो गया आपका कपल। कपल के बारे में थोड़ा सा और समझाते हैं आपको। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कपल का यूज कहाँ करते हैं आप। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि हम कपल का यूज कहाँ करते हैं। पहला एग्जाम्पल है स्टीयरिंग व्हील फोर्स अप्लाइड बाय द कार ड्राइवर। आप ये स्टीयरिंग आपको नजर आ रहा होगा। स्टीयरिंग में क्या होता है? स्टीयरिंग में आप देखेंगे कि हम दोनों साइड से स्टीयरिंग को पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये एफ फोर्स लग रहा है, ये भी एफ फोर्स, दोनों साइड से पकड़ते हैं और दोनों साइड से पकड़कर दोनों जगह पर इक्वल फोर्स लगाते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। ठीक है नहीं, तब जाके स्टीयरिंग आपका क्या रहता है? घूमता रहता है, यानी टर्निंग करता रहता है। ठीक है नहीं, तो इसलिए हम कहते हैं कि टर्निंग टेंडेंसी होती है, प्योर मूवमेंट होता है। या साइकिल चलाते हैं, देखिए साइकिल चलाते हुए आप देखते होंगे यहाँ पर, देखिए इस तरह से जब पैडल मारते हैं हम तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक फोर्स आगे की तरफ वो लगाते हैं एक पैर से, एक फोर्स हम पीछे की तरफ लगाते हैं दूसरे पैर से, यानी यहाँ से क्या करेगा? ये मूवमेंट जनरेट करेगा इस तरह से, ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट करेगा और आपकी साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। ये देखिए पानी की टंकी जो है आपकी, यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी,
पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, एक मैंने बता दिया था आपको स्टीयरिंग व्हील वाला, दूसरा आ गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए वाटर टैप, अनलॉकिंग द लॉकर बाय यूजिंग की, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ ए कैप ऑफ वाटर बोतल और जग, और टर्निंग ऑफ ए स्क्रू ड्राइवर। देखिए, इनके डायग्राम से आप अच्छे समझेंगे। पहला डायग्राम आपका आता है पानी की टंकी खोलने का। जब आप पानी की टंकी खोलते हैं, देखिए अपने हाथ हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आप पानी की टंकी आज खोलेंगे तो देखिएगा आप एक डिस्टेंस पर क्या कर रहे हैं, 2 फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। आप किसी बोतल का ढक्कन खोलते हैं तब भी आप एक डिस्टेंस पर 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। स्क्रू ड्राइवर में भी आप 2 फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलते हैं वो भी आप ऐसे ही लगाएंगे कि एक डिस्टेंस पर आप क्या करेंगे, 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। और ऐसे ही आपका स्क्रू ड्राइवर आप देख रहे होंगे, इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है नहीं। अगर आप जितने भी आपको एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ, आप इसमें एक डिस्टेंस पर 2 फोर्स ना लगाएं, केवल एक ही फोर्स लगाएं, तो आप इसमें से कोई काम नहीं कर सकते। ना पानी की टंकी खुलेगी, ना बोतल का ढक्कन खुलेगा। आपको इसमें मूवमेंट जनरेट करने के लिए एक डिस्टेंस पर 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया जी आपका कपल। अब कपल के बाद हम बात करते हैं लामीज थ्योरम की। किसकी बात करते हैं जी? लामीज थ्योरम। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लामीज थ्योरम हम अप्लाई कहाँ करेंगे। लामीज थ्योरम कहाँ अप्लाई होगी, इसके लिए 2 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 2। पहली कंडीशन ये है कि सिंगल पॉइंट पर कितने फोर्स लगे हों? ओनली 3। सिंगल पॉइंट पर केवल 3 फोर्स लगे हुए हों। यानी अगर किसी एक सिंगल पॉइंट पर 3 फोर्स लगे हुए होंगे तब जाके हम लामीज थ्योरम लगा सकते हैं। अगर 2 लगे हैं, 4 लगे हैं, 5 लगे हैं, तब लामीज थ्योरम आपकी अप्लाई नहीं होगी। पहली कंडीशन ये ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट क्या है वो बाद की बात है, पहले में देखना है कि लामीज थ्योरम अप्लाई कहाँ होगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपकी बॉडी है, ये जो पॉइंट है, वो आपका इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसमें होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, तब जाके आप लामीज थ्योरम लगाएंगे। क्लियर है? इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए और पॉइंट पर 3 फोर्स होने चाहिए, तब जाकर आप लामीज थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं जी स्टेटमेंट पर। देखिए, लामीज थ्योरम स्टेट दैट व्हेन 3 फोर्स, देखो 3 फोर्स की बात की थी मैंने, व्हेन 3 फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। पहले ही लाइन में देखिए दोनों कंडीशन आ गई जो मैंने बताई थी आपको, कि जब आपके 3 फोर्स किसी एक सिंगल पॉइंट पर काम कर रहे हैं और आपकी बॉडी या पॉइंट किस पर है? इक्विलिब्रियम में है। देन, अब करते हैं आगे की बात, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्स। तो आपका जो फोर्स होगा वो अदर 2 फोर्स के बीच में जो एंगल बनेगा उसकी साइन के प्रोपोर्शनल होगा। यानी ये कह रहा है कि जैसे आपके 3 फोर्स लगे हैं P, भाई ये पॉइंट O आ गया यहाँ पर एक P फोर्स लगा है, एक Q और एक R, 3 फोर्स आपके लगे हुए हैं। ये देख रहे होंगे आप, P और Q के बीच का एंगल गामा है, फिर आपका यहाँ पर Q और R के बीच का अल्फा है, और R और P के बीच का एंगल बीटा है। ठीक है नहीं? तो लामीज थ्योरम में क्या रहेगी, जो ये P फोर्स है, ये P फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? Q और R। Q और R, जो बाकी के 2 फोर्स बचे, इनके बीच के बनने वाली एंगल के साइन के। क्लियर है? और जो आपका Q है, Q फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? P और R के बीच की बने हुए एंगल के साइन के। और R किसके प्रोपोर्शनल होगा? P और Q के बीच के एंगल के साइन के। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो स्टेटमेंट है वो है P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। R अपॉन साइन गामा, ये है जी आपका लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपके। देखिए, P के अपोन में कौन सा एंगल आएगा? P के अपोन में आएगा जो बाकी दोनों फोर्स बचे उनके बीच का एंगल साइन के साथ। ऐसे ही Q के अपोन में कौन सा एंगल आएगा? Q के अपोन में आएगा आपका जो आपके P और R के बीच का एंगल है वो आएगा साइन के साथ, और R के अपोन में क्या आएगा? जो P और Q के बीच का एंगल है। ठीक है, उसके वो आएगा साइन के साथ। अब देखिए, इसका हम थोड़ा सा प्रूफ दिखाएंगे कि ये आया कहाँ से है। ये लामीज थ्योरम आई कहाँ से है, इसका प्रूफ दिखाते हैं आपको। देखिए,
प्रूफ ऑफ लामीज थ्योरम। तो देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक डायग्राम, एक मिनट बच्चों वेट कीजिएगा। देखिए प्रूफ देखिएगा आप, प्रूफ ऑफ लामीज थ्योरम। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि ये पॉइंट है, जैसे डायग्राम मैंने आपको समझाया था, तीन फोर्स काम कर रहे हैं पी क्यू आर, ठीक है नहीं, और उनके बीच के एंगल दिए गए हैं। अब देखिए जैसे मैंने लॉ ऑफ पॉलीगन आपको बताया था, लॉ ऑफ पॉलीगन बताया था, लॉ ऑफ पॉलीगन के थ्रू या मैं इसमें क्या करूँगा, आपको तीनों फोर्स जो दिए गए हैं इनका डायग्राम बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये ड्रा किया पी, क्या ड्रा किया जी, पी फोर्स ड्रा किया, स्केल मान के, जैसे हम स्केल मान के करते थे इसी तरीके से जितनी भी पी की वैल्यू होगी वो मैंने यहाँ पर ड्रा कर दी, ठीक है जी। अब मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, ये आपका ए आ गया, ठीक है। अब इस ए पॉइंट सर कितना एंगल बनेगा, देखिए पी के बाद कौन सा एंगल आ रहा है, क्यू, और क्यू कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो यहाँ से अल्फा एंगल बनाते हुए, कितना, अल्फा एंगल बनाते हुए मैंने क्या ड्रा किया, मैंने एक फोर्स ड्रा किया ये आपका, ठीक है भाई। इसे क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे, क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ से कितना एंगल बना रहा है ये, क्यू के बाद कौन सा फोर्स आ रहा है, आर आ रहा है जी। अब ये आर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है नहीं। तो यहाँ से एक अल्फा एंगल बनाते हुए, एक अल्फा एंगल बनाते हुए मैंने एक लाइन ड्रा की, ये आ गई जी आपकी, ये लाइन आ गई आपकी आर, क्या आ गई आपकी, आर आ गई। तो ये तो हो गया पी फोर्स ओ ए, ये हो गया आपका क्यू फोर्स, ये वाला एंगल था गामा, ये वाला एंगल आ गया आपका अल्फा, और ये वाला जो एंगल बचेगा आपका, देखिए ये वाला जो एंगल बचेगा पी और आर के बीच का, ये वाला, ये बचेगा आपका अल्फा, ठीक है नहीं। क्योंकि ये आपका जो एंगल आएगा भाई, ए से तो गामा एंगल बना रहा है, फिर बी से वो अल्फा एंगल बना रहा है, फिर जो ये आर आया आपका, ये कितना एंगल बनाएगा, ये अल्फा एंगल बनाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या ड्रा कर लिया, एक ट्राइंगल ड्रा कर लिया, ठीक है नहीं, पी क्यू आर से एंगल आपके दिए गए हैं, एक पॉइंट पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं, तो इस तरह से आपका ट्राइंगल बन गया। अब देखिए अगर ये वाला एंगल गामा है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, पाई माइनस गामा, ठीक। ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये कितना आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा। ये तो आपको पता होगा कि एक लाइन है, एक लाइन पर जो पूरे दोनों फोर्स होंगे इनका सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है नहीं। तो ये अगर अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा, ये गामा तो ये पाई माइनस गामा, और ये अल्फा तो ये कितना, पाई माइनस अल्फा। ये तो आप जानते होंगे, ठीक है नहीं, कि एक लाइन पर बने हुए दोनों तीनों जितने भी कोण बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180 होगा। अब देखिए अप्लाई साइन रूल, आपने साइन रूल पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, किसमें पढ़ा होगा जी, ट्रिग्नोमेट्री में साइन रूल पढ़ा होगा। साइन रूल क्या है, देखिए साइन रूल ये कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में, अगर नहीं भी पढ़ा तो समझ लें, किसी भी ट्राइंगल में जो आपकी एक साइड होगी वो साइड अपने सामने वाले एंगल की, वो साइड अपने सामने वाले एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होगी। तो देखिए P के सामने वाला एंगल क्या है, पाई माइनस अल्फा, Q के सामने वाला एंगल है, एक मिनट, ये आपका जो एंगल आएगा, थोड़ा सा गलती हो गई भी इसमें, ये आएगा आपका यहाँ पर P और ये बीटा आएगा आपका यहाँ पर, ये बीटा आएगा, ये अल्फा गलत हो गया, तो ये आ जाएगा पाई माइनस बीटा। ये P और R के बीच में जो एंगल है सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब साइन रूल अप्लाई करेंगे तो P के अपोन में क्या आएगा, P के अपोन में आएगा इसके सामने वाला एंगल, यानी पाई माइनस अल्फा जो ट्राइंगल के अंदर बना है, यानी साइन पाई माइनस अल्फा। और Q के अपोन में क्या आएगा, देखिए Q साइड आपकी ये हो गई, तो दो एंगल तो Q की साइड, Q की लाइन पर बनी रहे हैं, तो तीसरा एंगल जो बचेगा वो सामने का एंगल होगा, ठीक है नहीं। ये आ जाएगा आपका साइन पाई माइनस बीटा, और इज इक्वल टू आर अपोन, आर के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, आर आपका ये रहा, आर के अपोन में एंगल है पाई माइनस गामा, यानी साइन पाई माइनस गामा, ठीक है भाई। ये इस तरह से भी समझ लें आप, देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ये है आपका, ये P है, ये Q है, ये R है,
ठीक है नहीं। ये वाला एंगल आया माइनस, ये मान लिया θ1 आ गया, ये θ2 आ गया, ये θ3, ठीक है नहीं। तो इसका कहने का मतलब है जी पी, ये जो पी लाइन है, इस पी लाइन पर दो एंगल बने हैं θ2 θ3, तो तीसरा एंगल बचा θ1, तो पी के अपोन में आएगा साइन θ1, ठीक है नहीं। इसी तरह से क्यू पर दो एंगल बने हैं θ1 θ3, तो सामने का एंगल हो गया θ2, तो क्यू के अपोन में आएगा θ2। ऐसे ही आर पर एंगल बने हैं θ1 θ2, तो सामने का एंगल कितना हो गया θ3, तो आर के अपोन में आएगा θ3। ये कहना चाह रहा था मैं आपसे, ये होता है जी साइन रूल। अब आप देखेंगे यहाँ आ गया पी अपोन साइन पाई माइनस अल्फा, क्यू अपोन साइन पाई माइनस बीटा, आर अपोन साइन पाई माइनस गामा। अब आपको पता होगा साइन पाई माइनस अल्फा, जब भी हम साइन को पाई में डिवाइड करते हैं, पाई में हम जो है जोड़ते या घटाते हैं, तो जो आपका जो साइन है वो साइन में ही चेंज होता है, ये आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा। और साइन पाई माइनस अल्फा या पाई माइनस बीटा या पाई माइनस गामा, जब भी पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो वो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है नहीं। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन किसका होता है, प्लस का, तो ये आ जाएगा आपका पी अपोन साइन पाई अल्फा, क्यू अपोन साइन बीटा और आर अपोन साइन गामा। यही तो था भाई लामीज थ्योरम जो बताई थी मैंने, ये तो बताई थी, यही हमने प्रूव कर दी। यानी कहाँ से प्रूव की, बाय अप्लाई साइन रूल। साइन रूल अप्लाई करते ही आपके लामीज थ्योरम प्रूफ हो गई। तो ध्यान रखिएगा लामीज थ्योरम कहाँ लगेगी, जहाँ एक सिंगल पॉइंट पर तीन फोर्स लग रहे हो और आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए आपका इसमें, देखिए अब है हमारा वेरिगनान थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, वेरिगनान थ्योरम आता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेरिगनान थ्योरम होती क्या है। वेरिगनान थ्योरम हमारी मूवमेंट पर बेस है। किस पर बेस है, मूवमेंट पर बेस है। और वेरिगनान थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैनी कोप्लेनर फोर्सेज अराउंड ए पॉइंट इक्वल द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेज। यानी अगर किसी भी कोप्लेनर, किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स लगे, मान लिया जैसे आप ये देख ले, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ भी समझा देता हूँ। मान लिया ये है कि 1 2 3 4, ये 4 फोर्स लगे हैं आपके, ठीक है नहीं। और ये है P1 P2 P3 P4, और इन सब का रिजल्टेंट क्या है जी, R है। चारों फोर्स का रिजल्टेंट R है, और ये पॉइंट मान लिया मैंने कोई O। तो वेरिगनान थ्योरम ये कहती है कि इन चारों फोर्स का, P2 P3 P4, इन चारों फोर्स का जो मूवमेंट का अलजेब्रिक सम होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, O के अबाउट हम मान लेते हैं, उन सब का सम किसके इक्वल होगा, उन सब का सम उस रिजल्टेंट के मूवमेंट के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई, ये है जी वेरिगनान थ्योरम। यानी M फोर्स का मूवमेंट, जितने भी फोर्स हैं उन सब का मूवमेंट किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट के मूवमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम में देखिए, ये मान लिया A पॉइंट है, A पॉइंट पर एक फोर्स P लगा है, एक फोर्स Q लगा है, ठीक। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या है, R है। तो ये जो O पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट के अबाउट P का मूवमेंट प्लस Q का मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, R का मूवमेंट। देखिए यही दिया है, मूवमेंट ऑफ R अबाउट O इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ P अबाउट P, मूवमेंट ऑफ Q अबाउट O, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरिगनान थ्योरम ये कहती है कि किसी भी कोप्लेनर सिस्टम में जितने भी फोर्स लगे हों, उन सब फोर्स का मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट, पॉइंट कोई सा भी हो सकता है आपका, उन सभी फोर्स का मूवमेंट का अलजेब्रिक सम, यानी उन सभी मूवमेंट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जी रिजल्टेंट के मूवमेंट के। ये वेरिगनान थ्योरम है आपकी। अब वेरिगनान थ्योरम का प्रूफ दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको कि किस तरह से हम वेरिगनान थ्योरम को सोल्व करते हैं, किस तरह से प्रूफ करते हैं कि हाँ ये सही है। देखिए वेरिगनान थ्योरम ये कह रही है आपकी, जैसे कि ये मैंने मान लिया जी, ये कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट में एक फोर्स लगा है P, एक फोर्स लगा है जी Q, और उन दोनों का रिजल्टेंट क्या है जी, R है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट मैंने मान लिया जी यहाँ पर A। अब ये मैंने मान लिया कि जी P θ1 एंगल बना रहा, Q जो है वो θ2 एंगल बना रहा है, और R हमारा हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जी O, ठीक है नहीं। अब इस O से जो इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी किसकी, P की, भैया 90 डिग्री एंगल हो गया।
ये मैंने मान ली D1। अब एक चीज़ बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल आपका जितना ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये आ गया 90, ये तो 90 मान लिया आपने। ये है θ1, तो ये भी तो पूरा 90 है, ये वाला भी तो पूरा 90 था। तो जब ये थीटा है तो ये वाला ट्राइंगल का कितना आ जाएगा? इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ओ, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला लास्ट ए पॉइंट। मान लिया इस पॉइंट को मैंने कह दिया सी, तो ओ सी ए की बात कर रहा हूँ। अगर ये वाला एंगल θ1 है तो ये कितना होगा? ये आ जाएगा जी 90 माइनस θ1, और ये θ1 प्लस 90 माइनस θ1 प्लस 90, इन दोनों का सम क्या आएगा? 180। तो यहाँ पर ये θ1 आएगा, इसीलिए। क्लियर है भाई? ये आ गया 90, ये वाला एंगल जो ओ सी ए है तो 90 है। जब ये 90 है तो ये वाला एंगल जो ओ पॉइंट पर बना है, जो ए पॉइंट पर बना है, इन दोनों का सम तो 90 आएगा। 90 आएगा, नहीं आएगा? तो जब ये 90 माइनस θ1 है तो ये ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? θ1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ओ से जो आर है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? D2 हो जाएगी। और ये कितना एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल से? अल्फा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा जी आपका अल्फा। इसी तरीके से जैसे मैंने ये समझाया आपको। इसी तरीके से जो ये क्यू है, ये मान ली मैंने D3, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा? θ2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? θ2। ठीक, तो वेरिग्नान थ्योरम ये कह रही है कि जैसे मैं ओ पॉइंट के अबाउट ले रहा हूँ, तो यानी पी का मूवमेंट प्लस क्यू का मूवमेंट किसके इक्वल होगा? आर के मूवमेंट के इक्वल होगा, ये कह रहा है। ठीक है, ठीक। तो देखिए पी का मूवमेंट कितना आएगा? MP आएगा आपका P इंटू D1। भाई P इंटू ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, MQ कितना आएगा आपका? MQ आएगा Q इंटू D3। ठीक है नहीं? और MR कितना आएगा जी आपका? MR आएगा R इंटू D2। अब इससे हमें ये सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम करेंगे, देखिए MP प्लस MQ, इन दोनों को जोड़ दो जी। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? P इंटू D1 प्लस के Q इंटू D3। क्लियर है? P इंटू D1 प्लस के Q इंटू D3। अब आप यहाँ पर देखिए जो आपका ये D1 है, ये जो आपका D1 है, ये किसके इक्वल होगा? अगर ये OA जो हमारा है, OA का मैं अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूँ, किससे? इस D1 से। भैया D1 आ गया, ये θ1 एंगल आ गया। ये ऐसे कर लेते हैं कि जो ये θ1 है आपका, यहाँ से हम निकाल लेते हैं cos θ1। cos θ1 किसके इक्वल आएगा? cos θ1 किसके इक्वल आएगा भाई? cos θ1 क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? आधार तो है आपका D1, और इसका कर्ण, इसका जो हाइपोटेनस है वो कितना है? O है। तो यहाँ से D1 इक्वल टू आ जाएगा OA cos θ1। OA cos θ1। तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा? D1 की जगह OA cos θ1। और सिमिलरली D3 की जगह क्या आ जाएगा? जो आपका D3 है इसकी जगह आ जाएगा आपका OA cos θ2। समझ में आ गया वो कहाँ से आया? भाई ट्राइंगल ले लिया मैंने, जैसे OCA, जो मैंने पहले ट्राइंगल लिया था OCA, इस ट्राइंगल में अगर मैं cos θ1 लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा? cos θ1 D1 अपॉन OA। इसी तरीके से ये O और ये वाला जो पॉइंट आपको मान रहा, मैंने D मान लिया, जैसे ये वाला पॉइंट ODA ट्राइंगल लेंगे तो उसमें आ जाएगा आपका ये। ठीक है भाई, कि D3 इक्वल टू आ जाएगा OA cos θ2। अब आप देखिए यहाँ पर OA cos θ1, OA आपका जो आपका ये है P cos θ1। P cos θ1 क्या है आपका? P cos θ1 क्या होगा भैया आपका? ये आपका फोर्स P है। P फोर्स नजर आ रहा है आपको? अगर मैं P फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा तो क्या आएगा? P cos θ1। ठीक है नहीं? ऐसे ही जो Q है, Q का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा वो क्या आएगा? P cos θ2। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? P cos θ1 आ जाएगा, यानी P का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। भाई P cos θ1 किसे डिनोट कर रहा है? P के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। और Q cos θ2 किसे डिनोट कर रहा है? Q के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कर रहा है नहीं? तो यानी Px प्लस QX इंटू OA। OA आपका बाहर आ गया। अब ये जो Px और QX है ये किसके इक्वल होगा? आपके देखिए Px प्लस QX इज इक्वल टू होगा आपके RX के। RX का मतलब जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो जो बाकी के फोर्स बचे उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। ये आपको पता होगा। ठीक है नहीं? कि जो रिजल्टेंट होगा आपका, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
यानी जिसे कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। क्या कहते हैं? सिग्मा एफ एक्स ही तो कहेंगे। सिग्मा एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? आर कोस एल्फा के, क्योंकि यह एल्फा एंगल बना रहा है। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? पी एक्स इंटू पी एक्स प्लस क्यू एक्स को आर कोस एल्फा इंटू ओ ए। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि एम पी प्लस एम क्यू कितना आ गया? एम पी प्लस एम क्यू आ गया आपका आर कोस एल्फा इंटू ओ ए। अब इस ट्राइंगल में देखिए, ये जो ट्राइंगल है आपका ये वाला ओ, और इसे पॉइंट कह दिया मैंने ई। यहाँ पर ओ ई ए में देखिए, ओ ई ए में ये वाला एंगल कितना है आपका? एल्फा। तो यहाँ पर कोस एल्फा कितना आ जाएगा? यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, कोस एल्फा आ जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी डी टू अपॉन ओ ए। ठीक है नहीं, डी टू अपॉन ओ ए, यानी डी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? ओ ए कोस एल्फा। ठीक है नहीं, यानी जो ओ ए कोस एल्फा है ये किसके इक्वल है? डी टू के, यानी आर इंटू डी टू। और आर इंटू डी टू किसके इक्वल है? एम आर के, है नहीं? तो यहाँ से क्या आ गया? एम पी प्लस एम क्यू इक्वल टू एम आर। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपका सोल्व हो गया वेरिग्नान थ्योरम। प्रूफ हो गई कि जो आपका मूवमेंट का सम होगा सभी फोर्स का, वो किसके इक्वल होगा? रिजल्टेंट के मूवमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके? ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार करके देखिएगा। जो प्रूफ ऑफ वेरिग्नान थ्योरम है इसे एक बार करके देखें, डायग्राम बना के। ये हमने कोस थीटा की जो प्रॉपर्टी लगाई है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो लगाई है, इन सबको समझ के तब करिएगा। अब भी अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको फिर दोबारा से अलग से भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नहीं, फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, अगर आपने नहीं करा शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचे, इसका ध्यान रखें। और कोई भी अगर आपको वीडियो में कमी नज़र आ रही है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तब भी बताएं, और अच्छा नहीं लगा तब भी बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में इनसे संबंधित, जैसे लामीज थ्योरम है, वेरिग्नान थ्योरम है, इनसे संबंधित आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। थैंक यू।